आज की इस वीडियो में हम यूएस के प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यूएस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे और फिर हम यूएस प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी में मेनली टू टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब यूएस में क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब इसी के साथ ये पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट आपने ये पॉइंट भी जरूर याद रखना है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता। इसकी रीजन ये है कि लोग यूएस में प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट करते हैं। अब हम प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं, यानी कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकता है या प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन से क्वालिफिकेशंस मस्ट है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन कि वो बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन है कि उसकी एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड क्वालिफिकेशन है कि उसने मिनिमम यानी कम से कम 14 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट में ही गुजारे हो। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, सबसे पहले अमेरिकन सिटीजन बाय बर्थ, फिर 35 इयर्स ऑफ एज और फिर मिनिमम 14 इयर्स उसने यूनाइटेड स्टेट में ही गुजारे हों। तो ये तीन मेन क्वालिफिकेशन। इसके साथ ये पॉइंट याद रखें कि जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है यानी नॉन सिटीजन है और उन्होंने बाद में फिर अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल की हो, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए बाय बर्थ। पर नेक्स्ट है टेन्योर, यानी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितने ईयर्स का होना चाहिए। यानी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स का है। अब नेक्स्ट है कि यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको समझने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू समझे। यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज में हर स्टेट के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स जो हर स्टेट को, यानी यूएस के हर स्टेट को ये जो इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, ये जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वो बेस्ड होते हैं उस स्टेट के नंबर ऑफ सेनेटर्स और नंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी उस स्टेट के कितने मेंबर्स सेनेटर्स है और उस स्टेट के कितने मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इन दोनों को कंबाइन करके उस स्टेट को उतने ही इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट की 50 स्टेट्स है, तो हर स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। किसी स्टेट को ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, किसी स्टेट को कम इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। अब ये कुछ स्टेट को जो ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं और कुछ स्टेट को कम इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, उसकी मेन रीजन ये है कि कुछ स्टेट के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स है वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो इलेक्टोरल वोट्स है वो भी ज्यादा मिलते हैं। अब यूएस में टोटल इलेक्टोरल वोट्स 538 होते हैं। अब ये 538 क्यों है? देखिए, यूएस में जो टोटल मेंबर्स है सेनेट के वो 100 है और टोटल मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के वो 435 है और इसी तरह 3 इलेक्टोरल वोट वाशिंगटन डीसी के हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके 538 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं। अब इन 538 इलेक्टोरल वोट्स में जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी अचीव करेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। यानी जो भी कैंडिडेट 270 इलेक्टोरल वोट्स को अचीव कर लेगा वही यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर। अब हम एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर में ये देखते हैं कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, या आप उसे कह सकते हो कि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट इंचार्ज है नेशनल गवर्नमेंट का और उसके साथ
प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और ट्रीटीज और इसके साथ फेडरल कोर्ट की जो डिसीजन है वो सब कंट्री में एग्जीक्यूट किए जा रहे हो। यानी कोई शख्स भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और ट्रीटीज या फेडरल कोर्ट के डिसीजन को वायलेट ना करे। ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को इंश्योर करवाए, और इस चीज में फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्रेसिडेंट की मदद करेगी। यानी इस फंक्शन में फेडरल ब्यूरोक्रेसी प्रेसिडेंट की मदद करेगी। तो ये पहला एग्जीक्यूटिव फंक्शन है प्रेसिडेंट का। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स को अपॉइंट कर सकता है, और इसके साथ एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट के जो जजेस है उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और कैबिनेट के जो सेक्रेटरीज है उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बट यहाँ पर एक चीज जरूर नोट कीजिएगा कि प्रेसिडेंट जब ये अपॉइंटमेंट्स करता है तो यहाँ पर सेनेट के अप्रूवल जरूरी है। यानी सेनेट के अप्रूवल के बाद ही प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर पाएगा। तो ये भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर ही आता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर है यूएस प्रेसिडेंट के पास कि वो कमांडर इन चीफ है। कमांडर इन चीफ मींस कि वो यूएस आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है। अब इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के डिफेंस के लिए, और इसके साथ प्रेसिडेंट जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उन्हें भी अपॉइंट कर सकता है, बट सेनेट के अप्रूवल के साथ। इसीलिए यूएस का प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का। अब नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास वो है ट्रीटी मेकिंग। देखिए यूएस प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रीटी कर सकता है किसी भी दूसरे स्टेट के। बट यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि सेनेट से उस ट्रीटी का अप्रूवल मस्ट है। यानी सेनेट ही उस ट्रीटी को फिर अप्रूव करेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है वही यूएस की फॉरेन पॉलिसी को भी बनाता है। यानी यूएस का प्रेसिडेंट ही फॉरेन रिलेशंस को डिटरमाइन करता है कि किस कंट्री के साथ या किस स्टेट के साथ किस तरह रिलेशंस रखने चाहिए, और उस फॉरेन पॉलिसी को फिर वो अपने टेन्योर में आगे लेकर जाते हैं। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी में भी यूएस प्रेसिडेंट का एक मेन रोल है। अब नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, ये भी अथॉरिटी है कि अगर किसी भी शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया हो तो यूएस प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि यूएस प्रेसिडेंट उसकी पेनल्टीज को कम कर सकता है या उसकी पेनल्टीज को माफ कर सकता है। अब इस पावर को समझने के लिए आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना। सबसे पहला पॉइंट ये कि यूएस अपना ये एग्जीक्यूटिव पावर फेडरल लेवल पर यूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई शख्स स्टेट लेवल पर कोई क्राइम कमिट करता है तब यूएस प्रेसिडेंट ये पावर यूज नहीं कर सकता। तब उस स्टेट के गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस पावर को यूज कर सकता है, यानी उसकी पेनल्टीज को कम कर सकता है या उसकी सजाई माफ कर दे। ये अथॉरिटी फिर स्टेट गवर्नर के पास है। प्रेसिडेंट सिर्फ फेडरल लेवल पर इस पावर को यूज कर सकता है। और नेक्स्ट आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि यूएस प्रेसिडेंट ये पावर इम्पीचमेंट प्रोसेस में यूज नहीं कर सकता। यानी अगर किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो वो खुद को डिफेंड या उस इम्पीचमेंट प्रोसेस से बचने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ये पावर यूज नहीं कर सकता। यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस में जब उस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो तब प्रेसिडेंट अपने लिए ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूज नहीं कर सकता या ये एग्जीक्यूटिव पावर यूज नहीं कर सकता। तो दो ऐसे केसेस हैं ये जिनमें प्रेसिडेंट इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज नहीं कर सकता। अब हम यूएस प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस करेंगे। देखिए यूएस प्रेसिडेंट का सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर वो है मैसेज टू कांग्रेस। यानी यूएस प्रेसिडेंट के पास ये लेजिस्लेटिव पावर है कि वो कांग्रेस को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब वो किन सिचुएशंस में मैसेज सेंड करता है? जब भी प्रेसिडेंट ये सोचता है कि कोई किसी इशू के ऊपर कांग्रेस को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, तब प्रेसिडेंट कांग्रेस को मैसेज सेंड करता है, और इस मैसेज के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करता है कांग्रेस को। यानी सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर यूएस प्रेसिडेंट का वो है मैसेज टू कांग्रेस। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। अभी जब 9/11 अटैक हुआ तो उसकी रिस्पांस में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज सेंड किया कांग्रेस को। अब इस मैसेज में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कांग्रेस को ये बताया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। यानी उन्होंने अपने प्लान वॉर ऑन टेरर के बारे में कांग्रेस को आगाह किया इस मैसेज में। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह यूएस प्रेसिडेंट मैसेज सेंड करता है कांग्रेस को और किन सिचुएशंस में करता है। अब नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव पावर है यूएस प्रेसिडेंट के पास वो है वीटो पावर। देखिए कोई भी बिल जब कांग्रेस से पास होता है
यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से जब कोई भी बिल पास होता है तो उस बिल को लॉ बनने के लिए उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही वो बिल लॉ बन जाता है। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही वो बिल लॉ बनता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, अब कुछ केसेस में यूएस प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज करते हैं, यानी अगर कोई भी बिल कांग्रेस से पास हो तो यूएस प्रेसिडेंट उस बिल को ब्लॉक कर देते हैं, यानी उस बिल को अप्रूव नहीं करते या उस बिल को वापस कांग्रेस में सेंड करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अब इस सिनारियो में यानी इस केस में जब यूएस प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर को यूज करते हुए कांग्रेस के किसी बिल को रोक दे, तब कांग्रेस के पास क्या चॉइस है। तो इस केस में जब यूएस प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर को यूज करते हुए बिल को रोक दे, यानी बिल पर साइन ना करे, जिसकी वजह से वो बिल वापस कांग्रेस में आता है, तो इस केस में कांग्रेस वापस से 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर इस बिल को वापस से 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूव कर दे, तो तब वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, यानी फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट केस में तो हम लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस से जब बिल पास हुआ तो वो यूएस प्रेसिडेंट के पास गया, यूएस प्रेसिडेंट ने उस बिल को रोक दिया और वापस सेंड किया कांग्रेस को। कांग्रेस ने उसी बिल को दोबारा से, यानी सेकेंड टाइम दोबारा से उसी बिल को 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया, दोनों हाउसेस। अब इस टाइम प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता और वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। तो ये भी यूएस प्रेसिडेंट की एक लेजिस्लेटिव पावर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल जो पावर है यूएस प्रेसिडेंट के पास, वो ये कि यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसके साथ ये पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि जब भी यूएस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है तो उसके लिए सेनेट से अप्रूवल लेना मस्ट है, यदि सेनेट के अप्रूवल के बाद ही यूएस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर पाएगा। होप सो कि यहाँ तक आपको यूएस प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर क्लियर होंगे। अब लास्ट में एक पॉइंट जरूर याद रखिए, अगर यूएस प्रेसिडेंट की डेथ, अब यूएस प्रेसिडेंट की डेथ होने के बाद इस ऑफिस को कौन रिप्लेस करेगा, तो देखिए फिर वाइस प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट बनेगा, यानी अगर यूएस प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी इस एबल ना हो कि इस वैकेंसी को फिल करे, फिर कौन रिप्लेस करेगा या फिर कौन यूएस प्रेसिडेंट बन सकता है। देखिए फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर प्रेसिडेंट बनेगा, और अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर भी इस वैकेंसी को फिल ना कर सका तो फिर प्रो टेम्पररी ऑफ सेनेट प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वो भी इस एबल ना हो कि इस वैकेंसी को फिल करे, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी ये एक ऑर्डर आपने याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर, अगर वो भी ना हो तो प्रो टेम्परो ऑफ सेनेट, अगर वो भी ना हो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक ऑर्डर आपने याद रखना है।